आज अपन समझने का प्रयास करेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़े जाने वाला प्रथम प्रलयकारी युद्ध था, जिसमें विश्व के लगभग सभी प्रभावशाली राष्ट्रों ने भाग लिया। ये युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया तथा उसके सहयोगी राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि के बीच प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और केंद्रीय शक्तियों की पराजय हुई। मतलब दो बड़ी महाशक्तियों के दो गुट थे, उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और जो केंद्रीय जो शक्ति थी उसकी पराजय हुई थी। जिसमें मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया और उनके सहयोगी राष्ट्र थे। ठीक है। और जो केंद्रीय शक्ति थी, केंद्रीय शक्ति में कौन कौन थे? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि आदि देश जो केंद्रीय शक्ति में शामिल थे। ठीक है। अब युद्ध के कारण पर डिस्कस करते हैं। युद्ध के क्या क्या कारण रहे होंगे, युद्ध के कारणों के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, जनमत एवं समाचार पत्र और तत्कालीन कारण। अब इन कारणों के बारे में डिटेल से अपन समझने का प्रयास करेंगे। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी के लिए एक चुनौती बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। मतलब जो यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना भी इसका महत्वपूर्ण कारण था। मतलब जो 1871 से पहले जो जर्मनी थी उसका एकीकरण नहीं हुआ था। तो जब मतलब बिस्मार्क ने जब जर्मनी का नेतृत्व संभाला, तो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का बहुत मतलब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसका विकास हुआ, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। तो इससे यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था और फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया था। इससे यूरोपीय राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। ठीक है। अब गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें महत्वपूर्ण कारण रहा था ये भी, गुप्त संधियां और जो गुटों का निर्माण होने लग गया था। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर बिस्मार्क ने अपनी देश की यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस की यूरोपीय राजनीति में मित्रवीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियां की नीतियां अपनाई। उसने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के साथ द्वैत संधि की, रूस के साथ मैत्री संधि की, इंग्लैंड के साथ बिस्मार्क ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। उसे इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुटों का निर्माण हुआ, जिसे त्रिगुट संधि कहा जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली और सम्मिलित थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग थे। मतलब गुप्त संधियां होने लगे एक दूसरे के सहयोग के लिए और गुटों का निर्माण होने लग गया। तो मतलब क्या ये प्रथम विश्व युद्ध की ओर अग्रसित थे। प्रथम विश्व युद्ध होने के लिए कगार पर खड़ा हुआ था, बस एक बारूद की ढेर पर खड़ा हुआ था पूरा यूरोप, बस सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी। तो जो अलग अलग देश थे उन्होंने गुप्त संधियां की थी और गुटों का निर्माण शुरू हो गया था। अगला कारण है जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी निभाता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो शत्रुता थी इसमें भी इसका भी प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी और फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सेंस लॉरेन पर अधिकार कर लिया था। मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों की क्षति पहुंचाई थी, इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के लिए विरुद्ध था। फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचा दिखलाने का प्रयास में लगा था। दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था, इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को मैत्रीवीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौते के बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोग राष्ट्रों का गुट बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन और फ्रांस की शत्रुता बढ़ गई। इससे युद्ध को
अवलंबी बना दिया। मतलब जो जर्मनी और फ्रांस थी उनकी शत्रुता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। जर्मनी ने फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के दौरान जो बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ऐसे इनकी दोनों के बीच शत्रुता बढ़ गई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रथम विश्व युद्ध में, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, साम्राज्यवादी देश का विस्तार के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा हितों के टकराव प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण बन रहे थे। एक दूसरे देश दूसरे पर कब्जा करने के लिए तत्पर थे, मतलब एक दूसरे पर कब्जा कर रहे थे, साम्राज्यवादी नीतियों को अपना रहे थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों में चलाए जाने वाले कच्चे माल एवं कारखानों की उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार करने लगे। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप कच्चा माल और कार जो एक बाजार की आवश्यकता पड़ी, तो इसके परिणाम स्वरूप जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, रूस, तो इन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशवादी की दौड़ में शामिल हुए तो उन पर विस्तार के लिए बहुत कम संभावना थी। अतः इन दोनों देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की नई नीति अपनाई। ये नीति दूसरे राष्ट्र के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार अपनी स्थिति सुदृढ़ कराने की। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो चुकी थी। अतः जर्मन साम्राज्य की धरती पर सूर्य के नीचे जर्मनी को समुचित स्थान दिलाने के लिए योइग उग्र उठा। उसकी थल सेना तो मजबूती ही, अब वो एक मजबूत जहाजी बेड़ा का निर्माण कर अपने साम्राज्य की विकास तथा इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने का प्रयास करने लगा। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के जो पूर्व, आरंभ से पूर्व जर्मनी की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी, औद्योगिक क्रांति में अत्यधिक सफल हो चुका था वो, और जर्मनी के साम्राज्य धरती मतलब उसकी जो थल सेना थी वो तो मजबूत हो गई थी, और अब वो अपने जहाजी बेड़ा को एक मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए और जो इंग्लैंड की समुद्री स्वामित्व को चुनौती देने का प्रयास करने लग गया था। 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। इसे सुलझाने का प्रयास किया गया परंतु यह विफल रहा। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्प्रेटर बनाया गया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। फलस्वरूप जर्मनी और इंग्लैंड में वैमनस्यता प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। मतलब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, मतलब अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार मोरक्को तथा बोस्निया संकट में इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया। अब एक और कारण आता है महत्वपूर्ण कारण आता है सैन्यवाद। मतलब सैन्यवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी होता है सैन्यवाद, क्योंकि सारे देश अपने अपनी सेनाओं को बढ़ाने लग गए थे। ठीक है, साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध के निकट ला दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण एवं उनकी बिक्री में लग गया और अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टिकोण को मजबूत होना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र बनाए गए। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए सैनिक संगठनों पर खर्च किया जाने लगा। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी अन्य प्रमुख राष्ट्रों के आय का 85% सैनिक व्यवसाय पर खर्च कर रहे थे। अनेक देशों ने अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की, सैनिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की, सैनिक अधिकारियों को देश की राजनीति में वर्चस्व हो गया था। इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था, बस विस्फोट की देरी थी। यह विस्फोट 1914 में हुआ। मतलब सैन्यवाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित अपन आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मतलब जो देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, जैसे मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, उन्होंने क्या किया, जिसमें जर्मनी वगैरह आते हैं, उन्होंने क्या किया, जो सैन्यवाद उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और जो अपने आय का लगभग 85% जो सैन्य योजना पर खर्च करने लगे, अपने आय का 85%। ठीक है, और अनेक देशों ने सैनिक सेवा थी वो लागू की, अनिवार्य, मतलब सभी को सेना में रहना आवश्यक हो गया था और अत्यधिक वृद्धि हुई सेना में। ठीक है, और सैनिक जो अधिकारी थे उनके देश में जो देश की राजनीतिक थी
उसमें वर्चस्व हो गया था, उनमें मतलब उन पर वो हस्तक्षेप करने लग गए थे जो सैनिक अधिकारी थे। इस प्रकार जो पूरा यूरोप है वो एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, बस सिर्फ विस्फोट की आवश्यकता थी, और वो विस्फोट 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के साथ शुरू हुआ। अब अगला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र अथवा विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना। यूरोप के सभी राष्ट्रों ने इसका समान रूप से विकास हुआ। ये भावना इतनी तेजी से बढ़ गई जिसमें समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपराओं के व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, उनकी पहचान बनेगी और उनकी प्रगति होगी। मतलब राष्ट्रवाद ठीक होता है, लेकिन ज़्यादा यदि उग्र राष्ट्रवाद हो जाए तो वो घातक सिद्ध हो सकता है, और ऐसा ही हुआ यूरोप में। मतलब जो समान राष्ट्र थे उनमें उग्र राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो चुका था। पहले भी इस प्रकार जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक बलवती थी। बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। तुर्की साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर इस क्षेत्र के स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों को बाहुल्यता व अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएगा, इसलिए रूस ने अखिल स्लाव अथवा सर्वस्ववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसमें रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध कटु हुए। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवादी और सैन्यवादी उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगा के विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। इससे पूर्व यूरोपीय राजनीति में एक प्रकार की अराजकता स्थिति व्याप्त थी। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, जिसी प्रकार अपन अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी वर्तमान में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक उसी प्रकार मतलब वैसी स्थिति में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उससे पहले ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो इनकी सैनिक प्रतिस्पर्धा साम्राज्यवाद पर नियंत्रण लगा सके। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपनी मनमानी कर रही थे, इसलिए मतलब प्रथम विश्व युद्ध होना तय था। एक कारण यह भी था कि जनमत एवं समाचार पत्र, जनमत और समाचार पत्र भी प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन जनमत भी कम उत्तरदायी नहीं थे। प्रत्येक देश की राजनीतिक, दार्शनिक और लेखक अपने अपने लेखों में युक्त वकालत कर रहे थे। पूंजीवती वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध के समर्थक बन रहे थे। युद्धोन्मुखी जनमत तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी। प्रत्येक देश समाचार पत्र एक दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था। इससे विभिन्न राष्ट्रों एवं वहाँ की जनता में कटुता उत्पन्न हुई। समाचार पत्रों में झूठे प्रसार से यूरोप का वातावरण विषागत कर दिया, युद्ध को अवसंभव बना दिया। मतलब जो जनमत और जो समाचार पत्र थे उन्होंने एक दूसरे के देशों के लिए एक कटु आलोचना करनी शुरू कर दी, अपने समाचार पत्रों के झूठा प्रचार करने लगा, जिससे यूरोप का जो वातावरण था वो एक विषागत हो गया, एक जहरीला वातावरण हो गया, जिससे कि युद्ध होना तय था। अब तत्कालीन कारण देखते हैं अपन। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका तत्कालीन कारण क्या रहा है उसको भी देख लेते हैं अपन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रेलिया की युवराज आर्क ड्यूकस फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सिरोजियो में हत्या। 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संपर्क सर्व जाति के एक बोस्निया युवक ने राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप स्तंभ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रेलिया ने माना कि इसके पीछे सर्बिया का हाथ है। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वो 48 घंटे के अंदर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों को दमन करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध का आरंभ चरण।
28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बज गया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। रूस के समर्थन इंग्लैंड और फ्रांस आ गए। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेना बेल्जियम को रोनते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट पहुंच गई। इस समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूसी आक्रमण हुआ। इससे जर्मनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी पूर्व मोर्चे पर रूस के प्रसार को रोकने के लिए भेज दी। इससे फ्रांस सुरक्षित हो गया और पेरिस नगरी बच गई। पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मनी के विरुद्ध अभियान हुए। सुंदर पूर्व में जापान में जर्मनी एकीकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने भी अफ्रीका के अधिकांश जर्मन उपनिवेशवादियों पर अधिकार कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध की विशेषता देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की विशेषता क्या कह रही है। 1914 से 1918 के युद्ध के अनेक तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषता रही थी। यह प्रथम विश्व युद्ध था जिसमें विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने भाग लिया। ये यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया, अफ्रीका और सुंदर पूर्व में भी लड़ा गया। ऐसा व्यापक युद्ध पहली बार हुआ था। इसलिए 1914 से 1918 का युद्ध विश्व युद्ध कहलाया। ठीक है, मतलब जो ये युद्ध था उसमें सभी राष्ट्रों ने भाग लिया लगभग, और ये यूरोप तक सीमित नहीं था बल्कि एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में भी लड़ा गया था। एक व्यापक युद्ध था, इसलिए इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। ये युद्ध जमीन के अतिरिक्त आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया। इस युद्ध में नए मारक और विध्वंस अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध के अन्य साधनों का उपयोग किया गया। इसमें मशीन गन तथा तरल अग्नि का पहली बार व्यवहार किया गया। बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग किया गया। इंग्लैंड ने टैंक और जर्मनी ने यू बोट पनडुब्बियों पर बड़े स्तर पर व्यवहार किया। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त सामान्य जनता ने भी सहायक सेना के रूप में युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में सैनिक और नागरिकों के जितने बड़े स्तर पर संहार हुआ वैसा पहले किसी युद्ध में नहीं हुआ था। मतलब इस युद्ध में जितने बड़े स्तर पर नागरिक मारे गए, उनका संहार हुआ, ऐसा पहले किसी युद्ध में नहीं हुआ था। इस युद्ध से स्पष्ट ये देखा जाता है कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए घातक हो सकता है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध को विश्व इतिहास में एक युगांतर घटना माना जा सकता है। अब प्रथम विश्व युद्ध से बहुत सारी हानियाँ हुई, तो उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है। तो फिर उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन होता है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में अपन देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन नवंबर 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विजित राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन जनवरी 1919 में किया। इसके पूर्व जनवरी 1918 में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपना 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। इसमें विश्व शांति के लिए तत्कालीन तत्व निहित थे। मतलब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उसमें जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। इसमें गुप्त संधियों को समाप्त करने की, समुद्र की स्वतंत्रता बनाए रखने की, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की, अस्त्र शस्त्र को कम करने की, शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को संगठन बनाने की, रूसी क्षेत्रों में मुक्त करके फ्रांस को अल्सेन लारेन देने की, सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देने, तुर्की साम्राज्य के गैर तुर्कों को स्वामित्व का अधिकार देने, स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण करने जैसे सुझाव दिए गए। पेरिस शांति सम्मेलन में इन्हें स्थान दिया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों ने राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पराजित राष्ट्रों ने इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन के निर्णयों पर अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्यूमेंस का प्रभाव था। मतलब जो आ रहे हुए राष्ट्र थे उनको इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया और जो जीते हुए राष्ट्र वही
इस सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने। ठीक है। वर्साई की संधि होती है इसमें 444 धाराएं थी। इसमें जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु बना दिया। संधि के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित थे। जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र को युद्ध के लिए दोषी मानकर उनकी घोर निंदा की गई। साथ ही मित्र राष्ट्रों ने युद्ध में जो भी क्षति उठानी पड़ी थी उसके लिए अर्जाना भार जर्मनी को थोपा गया था। मतलब जर्मनी और जो उसके सहयोगी राष्ट्र थे जो उसमें उनको युद्ध का दोषी माना गया और उनके ऊपर आर्थिक अर्जाना थोपा गया। 1870 में जर्मनी और फ्रांस के विजित अल्सेन और लारेन प्रांत को फ्रांस को वापस दे दी गई। इसके अतिरिक्त जर्मनी का सारा प्रदेश लौह और कोयले की कारखानों को में भरा 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिए गए। मतलब जो 1870 में जो जर्मनी ने फ्रांस के 200 शहरों पर अधिकार कर लिया था उनको वापस दे दिए गए और जो जर्मनी के जो लोहे और का जो कोयले की खानी थी उनको 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की पूर्वी सीमा पर अधिकांश भाग पोलैंड को दे दिया गया। समुद्री तट पर पोलैंड को जर्मनी के लिए जर्मनी के बीच विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दे दिए गए। ये पोलिस गिरलिया कहलाया। मतलब कहने का मतलब है जो वर्साई की संधि हुई थी इसमें जर्मनी को दोषी ठहराया गया और जर्मनी के ऊपर इतने ज़्यादा हर्जाना हो गया और उनको इतनी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा जर्मनी को, इतना आर्थिक जुर्माना थोप दिया जिससे सेकेंड विश्व युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्व युद्ध के परिणामों के दृष्टिकोण का प्रथम विश्व युद्ध में इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इसमें अनेक तत्कालीन कारण दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध का प्रभाव राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम: राजनीतिक परिणाम, सैन्य परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वैज्ञानिक प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध मानचित्र में परिवर्तन हो गया। सोवियत संघ का उदय हुआ, सोवियत संघ बनाया गया, उपनिवेशों में जागरण हुआ। इससे युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी, युद्ध के समाप्ति के बाद अंतिम निर्णय को सिद्धांतों को लागू किया गया। विश्व राजनीति पर यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ा। जो विश्व की राजनीति थी उन पर यूरोप का प्रभाव कम हुआ। अधिनायकवाद का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। मतलब ये महत्वपूर्ण है। जो प्रथम विश्व युद्ध है जिसमें वर्साई की संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था उस समय। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बहुदेशीय पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे वह अपने को अपमानित समझने लगे। उन राष्ट्रों में पुनः उग्र राष्ट्रीयता प्रभाव बन गया। प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा और एक करके संधि को शर्तों को जोड़ने लगा। इससे विश्व में एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसमें अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विश्व की शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब इसमें सैनिक परिणाम क्या गया हुए। अब सैनिक परिणाम पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को कमजोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकारी जर्मनी हुआ। विजित राष्ट्रों ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना आरंभ कर दिया और पराजित राष्ट्रों से भय की भावना जागृत हो गई। अंत में वे अपने को मजबूत बनाने का प्रयास करने लगे। इससे हथियारबंदी की होड़ आरंभ हो गई जिसका विश्व शांति पर बुरा असर पड़ा। आर्थिक परिणाम क्या किया हुआ। जनधन की अपार हानि हुई। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो गया। अब सामाजिक परिणाम देख लेते हैं। नस्लों की समानता, जनसंख्या में क्षति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, मजदूरों की स्थिति में सुधार, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव हुआ। वैज्ञानिक पद्धति: प्रथम विश्व युद्ध ने वैज्ञानिक खोजों को गति दी। युद्ध के दौरान नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए। विशाल जलयानों, पनडुब्बियों और वायुयानों के निर्माण का युद्ध और विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व में कुछ सुखद परिणाम हुए परंतु अधिकांश परिणाम दुखद हुए। देख लीजिए, मतलब युद्ध कोई सा भी हो, युद्ध में परिणाम सुखद बहुत कम होते हैं परंतु दुखद ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब भी दो देशों या अन्य देशों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है तो उन पर दोनों देशों के नुकसान होते हैं और दोनों देशों को हानि पहुँचती है। ठीक है, तो आज हमने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा ताकि आपको डिटेल से, मतलब जैसे आप कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो ना, तब भी आपसे
आपको मतलब इससे अच्छे से पढ़ने के बाद आपका कोई सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई होप आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।